नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन, जिसमें समितियों के सुझाव और सुझाव के आधार पर 1991 में संसद में उन सुझाव को आधार बनाते हुए स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता दिए जाना, हमने ये प्रावधान पढ़े। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार दो संशोधन पढ़े जाते हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन है और जो 74वां संविधान संशोधन है, दोनों ही 1992 में पारित हुए। इनके द्वारा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगर पालिका का गठन हुआ। इस संवैधानिकता को प्रदान या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता प्रदान होने के बाद पंचायती राज पे क्या प्रभाव पड़ा या कौन कौन से विषय इसमें लिए गए, उन प्रावधानों को देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे स्थानीय स्वशासन, और स्थानीय स्वशासन में क्या अनुच्छेद नहीं, संविधान संशोधन। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। जिम्मेदार सरकार कौन थी? नरसिम्हा राव। इसे 1991 में लोकसभा में पेश किया गया, फिर ये पारित हुआ, अधिनियमित बना, और अधिनियमित होकर इसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता दी। नए अध्याय का निर्माण हुआ संविधान में और इन प्रावधानों को शामिल कर लिया गया। तो 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन का गठन किया, जो क्या कहलाया? पंचायती राज कहलाया। पंचायती राज कहलाया। ये जो पंचायती राज का गठन है या इसको जो संवैधानिकता दी गई है, हम कल भी पढ़ रहे थे कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज की व्यवस्था है। पंचायती राज से संबंधित यह ग्रामीण स्तर पे जो स्वशासन का गठन किया गया है, उसके प्रावधान, इनमें लगभग 16 अनुच्छेद बैठेंगे। ये अनुच्छेद 16 होते हैं। 16 243 से लेकर 243 ओ, यानी इसमें 243 ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो लगभग 15-16 अनुच्छेद जिनमें पंचायती राज की व्यवस्था है। अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अनुसूची 11 को जोड़कर इसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। कुछ विषय जैसे ग्रामीण विकास, जैसे गरीबी उन्मूलन, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जैसे कृषि विस्तार या कृषि, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, जैसे महिला संरक्षण, बाल विकास, इस तरह के इसमें विषय दिए गए। 29 विषय हैं, अनुसूची 11 को शामिल किया गया। ये जो स्थानीय स्वशासन का क्रियान्वयन है, स्थानीय स्वशासन का क्रियान्वयन अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप है। देखो, जब संविधान निर्माताओं ने किसी भी विषय को नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि आवश्यकता के अनुसार उन्हें परिवर्तनीय बना दिया जाए।
और ये राज्य के विवेक पर होगा। जब राज्य को लगेगा कि हाँ ज़रूरी है ये विषय, इसको संवैधानिकता दी जाए, उसी आर्टिकल को उठाएंगे और लागू कर देंगे, वाद योग्य बना देंगे, परिवर्तनीय कर देंगे, लागू कर देंगे। तो अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप है ये। इसे हम लिखेंगे पंचायती राज नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप है। इसे संवैधानिकता दे दी गई। अब जब इसको संवैधानिकता दे दी गई तो ये राज्य सरकार द्वारा अब इस पद्धति को अपने यहां लागू करना अनिवार्य हो गया। देखो, देश में संविधान का शासन है। संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है कुछ कानून या नियम, उन नियमों के आधार पे शासन करना। शासन कौन करेगा? जिसे जनता चुनेगी। जनता 5 वर्ष के लिए किसी सत्ता को चुनती है, किसी व्यक्ति को चुनती है, व्यक्ति के समूह को चुनती है। वो 5 साल के लिए रोलिंग करते हैं। वो जो शासन करेंगे, वो शासन करेंगे किसके आधार पर? जो संविधान में नियम दिए गए उसके आधार पर। उनका उल्लंघन नहीं होगा। अब जब पंचायती राज को संवैधानिकता दे दी गई तो पंचायती राज जो प्रणाली है, इस प्रणाली को अपनाना राज्यों की बाध्यकारिता हो गई। और पंचायती राज अधिनियम के 2 भाग कर दिए गए। एक भाग वो था जिसे राज्यों को अनिवार्य रूप से अपनाकर उनके लिए कानून बनाना ही होगा या उन्हें अपने कानून में शामिल करना ही होगा। उसे कहा गया अनिवार्य प्रावधान। और इसी पंचायती राज का एक भाग स्वैच्छिक कर दिया गया, जो सुविवेक पर या राज्य के विवेक पर निर्भर कर दिया, छोड़ दिया कि राज्य अपने विवेकानुसार इस पे रूल क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो राज्य जाने। वो कौन कौन से प्रावधान हैं स्वैच्छिक और अनिवार्य, उसको पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे पंचायती राज। क्या हेडिंग लगाएंगे? पूरा पंचायती राज इस अधिनियम से ही समझा जा सकता है। पंचायती राज अधिनियम को 2 भागों में विभक्त किया गया। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग अनिवार्य कर दिया गया और एक भाग स्वैच्छिक। अब स्वैच्छिक भाग कौन सा है? पंचायती राज के कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर कानून बनाना या उन पर फैसला लेना, मतलब सरकार अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएगी। उस पर कोई दबाव नहीं होगा, संवैधानिक प्रावधानों का कोई दबाव नहीं होगा। पंचायती राज वैसे विषय राज्य सरकार का ही है, राज्य ही कानून बनाती है। लेकिन कुछ इसमें प्रावधान ऐसे होंगे जो राज्य अपने विवेक के हिसाब से करेगा भाई। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं करने तो राज्य को ही है, उन विषय पे कानून तो राज्य को ही बनाना होगा, लेकिन अनिवार्य रूप से बनाना होगा। ये वो प्रावधान होंगे अनिवार्य में, जिसमें राज्य को इन प्रावधानों को अपने कानून में शामिल करना होगा। अब सबसे पहले इसका अनिवार्य रूप देख लेते हैं। यानी जो राज्य बाध्यकारी है इन प्रावधानों को अपनाने के लिए।
तो पंचायती राज का अनिवार्य प्रावधान या अनिवार्य भाग, पंचायती राज में कौन कौन से क्या क्या प्रावधान आए हैं इस आर्टिकल के द्वारा या इस संविधान संशोधन के द्वारा, उसे देखते हैं। देखो, जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ जो हमने समितियों में पढ़ा है वही है। जिनको समितियों के प्रावधान याद हो गए वो एक ही बार में इसे समझ लेगा। जैसे क्या क्या व्यवस्था कर दी गई 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को लेकर कौन कौन सी व्यवस्थाएं की है। सबसे पहली व्यवस्था, ग्राम ग्राम या ग्राम समूहों के लिए ग्राम सभा का गठन हो। ग्राम सभा का गठन सबसे पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान इसमें किया क्या, पंचायतों का गठन त्रिस्तर पर हो। अब त्रिस्तर कौन कौन से, एक ग्राम स्तर, एक ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड, और एक जिला स्तर पर होगा। ये व्यवस्था की गई। तीसरी व्यवस्था क्या की गई, तीसरी व्यवस्था की गई कि पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। चौथी व्यवस्था क्या थी, चौथी व्यवस्था है पंचायतों के ब्लॉक स्तर व जिला स्तर के प्रमुखों को परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाए। अब ये बात समझने की है। देखो, जो ब्लॉक है, ब्लॉक में दो तरह के लोग होंगे, एक तो सदस्य होंगे और एक प्रमुख होगा। ऐसे ही जिले में सदस्य होंगे और एक प्रमुख होगा। अब ये बात समझ लेने की है, जो सदस्यों का निर्वाचन होगा ये तो प्रत्यक्ष रूप से होगा। ब्लॉक में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। ऐसे ही जिले के सदस्यों का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष चुनाव से होगा। लेकिन जो प्रमुख होगा ना, ब्लॉक प्रमुख, इन सदस्यों में से इन सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ऐसे ही जिला प्रमुख जो है, जो ये सदस्य जीत कर आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से इन सदस्यों में से ही इन सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो फिर से समझो, पंचायती राज को गठन किया गया 3 स्तर पर। इसमें तीनों स्तर के निर्वाचन कर दिए गए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, जबकि ब्लॉक और जिला स्तर पर जो सदस्य हैं उनका तो निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष चुनाव से। यानी वो जिस क्षेत्र में हैं और उनके अंडर में जो क्षेत्र आते हैं, निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में 18 साल का व्यक्ति उन्हें वोट करेगा। लेकिन ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख को सदस्यों के द्वारा, जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, उन सदस्यों के द्वारा उन्हीं सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। फिर से समझो, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो चुनाव होगा, सदस्यों का चुनाव होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। जबकि ब्लॉक का जो प्रमुख चुना जाएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य जीत कर आएंगे, वो अपने में से ही एक को अप्रत्यक्ष रूप से चुन लेंगे, वो प्रमुख हो जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया जिले में चलेगी। तो ये हमारे 4 फैक्ट हो गए। उसके बाद इसमें और क्या कहा गया, नंबर 5 कहा गया, पंचायतों के
अरे भाई, पंचायतों के सभी स्तरों पर, इसमें सदस्य भी हों, सदस्यों में व प्रमुख में, एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाए। और यही बात नंबर 6 पॉइंट लिखेंगे, पंचायतों के, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पंचायतों के सभी स्तरों पर, इसमें सदस्य भी हैं, सदस्यों में भी और प्रमुख में भी, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 हो गए, 7 हो गए, क्या हो गए, शायद 7वां फैक्ट। इसमें कहा गया पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर या विघटन हो जाने पर, विघटन को लेके क्लॉज भी है, कुछ राज्य भी इसमें कर सकता है, वो बाद में बात करेंगे हम। पूर्ण हो जाने पर 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पंचायतों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, जो पंचायतों के चुनाव कराएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, पता नहीं 7 है, 8 है, 9 है, कौन सा है मुझे याद नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पंचायतों के वित्तीय समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन, एक वित्त आयोग का गठन होगा। तो ये तो अनिवार्य भाग है इस अधिनियम का, जो राज्य को लागू ही करना है। इसमें कुछ छूटेगा क्या, कुछ छुटा है, कुछ छुटा है, कोई बताए। चलो, जो भी है, प्रमुख बिंदु हमने पढ़ लिए। अब इसका वो भाग जो क्या है, स्वैच्छिक, एक फैक्ट छूट गया, आ गया याद मुझे। अनिवार्य भाग में ये बात लिख लेना, अनिवार्य में क्या लिख लेना, 10वां फैक्ट।
पंचायतों के लिए या पंचायतों में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। देखा, आ गया ना याद। कभी कभी कुछ फैक्ट टटोलने पड़ जाते हैं अंदर जाकर, अनकॉन्शियस माइंड में जाए, अचेतन मन, मस्तिष्क का चेतन, और उसमें टटोलो जाके, निकल आती हैं चीजें। इस फैक्ट को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा था मैं, मिल गया मुझे कि एक फैक्ट हमारा गुम है। नेक्स्ट। और कुछ चीजें ढूंढने से नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि जिनका मिलना अनिवार्य है वो मिल जाती हैं, और जिनका मिलना अनिवार्य नहीं है, जो नहीं मिलने वाली, वो हाथ से चली जाती हैं छुट के। ऐसा है, आपका भी अनुभव होगा। जेब में रखी हुई चीज निकल जाएगी, और जो जेब से बाहर है, जिसकी उम्मीद नहीं है, वो उड़ेगी, उठेगी और जेब में आ जाएगी। यही तो चलता है। तो ये जो जीवन की कहानी है, ये इसका कुछ अंत नहीं है, हमें बीच का पता है बस थोड़ा सा। जो हम जीते हैं वो, उसका भी किसी किसी को पता है। बेहोशी में जीता है ना आदमी। स्वैच्छिक। स्वैच्छिक भाग। स्वैच्छिक भाग में क्या है कि इसमें राज्य का विवेक होगा। राज्य इन प्रावधानों को समविवेक से, समविवेकानुसार लागू करेगा। लागू करेगा या अपनाएगा, या इन प्रावधानों को मानेगा, इनकी व्यवस्था करेगा, जो भी है। इसमें क्या है? सबसे पहला है संसदीय व राज्य विधानमंडलीय, यानी राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूं केवल मैं, विधान परिषद नहीं। राज्य विधान मंडल ले लो भाई, विधान परिषद भी आ जाएगी। राज्य विधान मंडलीय, मंडलीय गलत हो जाएगा, मंडल। फिर लल्लू लाल ढूंढेगा बुक में, राज्य विधान मंडल तो है ही नहीं इसमें। अरे गलत करा दिया, डर है ना। राज्य विधान मंडल, संसदीय व राज्य विधान मंडल के निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायत संस्थाओं में संसद और विधानसभा के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। विधानसभा के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाना। अब देखो, इसका जो निर्णय है, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। इसके लिए बाध्यकारी नहीं है राज्य सरकार, अपने विवेक से, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वो व्यवस्था कर सकती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नंबर 2 पे हम लिखेंगे कि पंचायतों के किसी भी स्तर पर सदस्य व प्रमुख पिछड़े वर्गों के लिए
सीटों का आरक्षण से संबंधित फैसला कौन लेगी? राज्य सरकार लेगी। नेक्स्ट, राज्य सरकार पंचायतों को स्थानीय सरकार के रूप में 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 कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर सकती है या शक्ति दे सकती है, स्वायत्ता दे सकती है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर नेक्स्ट क्या है? पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण की शक्ति दे सकती है। ठीक है। तथा अनुसूची 11 या 11 अनुसूची 11 के कुछ या सभी विषय के संपन्न से संबंधित व्यवस्था कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि पंचायतों को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण की शक्ति दे सकती है राज्य सरकार। और जो अनुसूची 11 में विषय दिए गए हैं उनके कुछ विषय या सभी विषय पे कार्य संपन्न करा सकती है। कुछ पे पंचायती राज से संपन्न करा लेगी, कुछ खुद कर लेगी, कुछ विषयों पे काम स्वतंत्र है राज्य सरकार इसके लिए। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दे सकती है, शक्ति प्रदान कर सकती है। तो जो पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो इस अधिनियम का वो भाग है जो अनिवार्य है। इसे संविधान में वर्णित किया गया है कि सरकार इन प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्यकारी होगी। जबकि इसका जो स्वैच्छिक भाग है इस एक्ट का, उसमें सरकार को काम करने के लिए सरकार का विवेक पर छोड़ दिया, सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है। उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं हमने उन्हें पढ़ लिया। उसके बाद अब चलते हैं स्थानीय स्वशासन की ही तरफ। इसमें और क्या पढ़ सकते हैं उसे समझते हैं। स्थानीय स्वशासन या ऐसे लिखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज
जमीनी स्तर लोकतंत्र, लोकतांत्रिक नहीं, जमीनी स्तर पर, फिर से लिखते हैं, पंचायती राज, अरे भाई, जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, या यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये शब्द बहुत गहरे हैं। देखो, भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया हुआ है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और जिन देशों में संसदीय व्यवस्था है और जिन देशों का विस्तार बहुत अधिक है, वहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मानी जाती है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होगा? प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, अब ये बात समझने की है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज जमीनी स्तर का लोकतंत्र है, या ये लोकतंत्र का निर्माण करता है। इसके साथ साथ जो पंचायती राज है, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। ये भी समझने की बात है, पंचायती राज। अब देखो, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के को आगे समझने की कोशिश करें हम तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो आम चुनाव तो यही है। अब लोकसभा के चुनाव से जीतकर कौन जा रहा है? लोकसभा के चुनाव से जीतकर जा रहा है एक सांसद, और ये जो सांसद है वो तो रफली स्थिति है, लगभग 25 लाख जनता पर एक सांसद है। ये समझने की बात है। और जबकि जो विधानसभा है, विधानसभा में लगभग 4 से 5 लाख जनता पर एक विधायक है। भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। अब जनता दो तरह से शासन कर सकती है, या तो खुद नियम बनाए और जब उसके अनुसार शासन करे, या अपने प्रतिनिधियों को चुने और उन प्रतिनिधियों को 5 वर्ष का समय दे, वो शासन चलाए। जो देश बड़े हैं, जिनका विस्तार बहुत अधिक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उनमें प्रतिनिधि लोकतंत्र ही अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि को 5 वर्ष देती है, 5 वर्षों तक ये प्रतिनिधि काम करता है। लेकिन समस्या ये है, बुनियादी स्तर पे लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं कायम हो पाता। अब भारत में अगर स्थिति देखें हम, भारत में लगभग 25 लाख जनता पर एक सांसद है, और ये सांसद 5 वर्षों के लिए बना है। ये पूरा 5 वर्ष के पूरे दिन भी भगेगा ना, रोज भी दौड़ेगा, तो ये प्रत्येक नागरिक की समस्या नहीं सुन सकता। ये सभी गांवों में नहीं घूम सकता, सभी कस्बों में नहीं घूम सकता। और ऐसा आपका भी अनुभव होगा, आपके जो यहाँ से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हैं, वो चुनाव में ही दिखे होंगे आपको, उसके बाद नहीं। आप वो इतनी जनता इतनी है कि कहाँ तक पहुँचेंगे? तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं है। अब गाँव में ग्रामीण स्तर पे क्या समस्या है और किस तरह से शासन किया जा सकता है, ये चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। ऐसे ही राज्यों की स्थिति है।
राज्यों की स्थिति ये है कि लगभग 4 से 5 लाख जनता पर, ये निर्भर करता है राज्य की जनसंख्या के ऊपर। भारत की जो जनसंख्या है, भारत विश्व में सबसे पहले स्थान पर आ गया है और आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम परिवार नियोजन किट को खिलौना समझते हैं, उसका यूज़ थोड़ी करते हैं हम सही से। तो जनसंख्या तो फिर बढ़नी है, उसमें क्या बात है। अब भारत की जो आबादी है, इतनी आबादी है, 25 लाख जनता पर एक सांसद, किस किस की समस्या सुने। 5 वर्ष निकल जाते हैं, सांसद का चेहरा भी पता नहीं चलता कि ये वही सांसद है जिनको हमने वोट दिया था। राज्यों में देखें तो राज्य एक विधायक जो है, राज्य विधानसभा का एक विधायक प्रतिनिधित्व करता है लगभग 5 लाख जनता का। वो भी नहीं पहुंच पाते हैं अपनी जनता तक। तो इसके लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता, और इस आवश्यकता को पूर्ण करता है पंचायती राज। अब पंचायती राज जो ग्राम पंचायत है, लगभग 2000 से लेके 3000 तक की जनसंख्या का प्रतिनिधि करती है या प्रतिनिधित्व करती है। वो ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में जनसंख्या 5000 हो, किसी में 4000 हो, किसी में 3.5 हो, किसी में 2000 हो, ये जनसंख्या के, लेकिन आंकड़ा बहुत कम है। और उस गांव से उठने वाला प्रधान जानता है कि उसको किसने वोट दिया है, किसने नहीं, क्योंकि वो नाम से जानता है व्यक्ति को। अब जब वो नाम से जानता है तो वो व्यक्ति समस्या को भी तो जानेगा बुनियादी स्तर पर। तो ये जो जनता की सहभागिता हो जाती है शासन प्रणाली में, इसको ही हम भागीदारी लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। तो ये समझ लेने की बात है। तो जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन या ग्राम या पंचायती राज, ग्राम पंचायत लगभग 2000, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे लोग हो सकते हैं, का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो बुनियादी स्तर पर लोगों की समस्या को ग्राम पंचायत समझ सकती है या एक सांसद या एक विधायक, ये बात समझने की है। क्योंकि सांसद 25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, विधायक लगभग 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहीं ग्राम प्रधान 2000 या 2500 या 3000 जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस ग्राम पंचायत के सदस्य शासन प्रणाली में शामिल होंगे। बुनियादी स्तर की जो समस्याएं हैं, इससे ग्राम पंचायत अवगत होगी, उस पर कार्य कराएगी। तो आज जो है इसमें इतना ही पढ़ते हैं। बस इसमें ये बात याद रखना कि पंचायती राज प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भागीदारी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदल देती है। भागीदारी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? भागीदारी लोकतंत्र का मतलब होता है जब आम जनता शासन प्रणाली में शामिल हो जाए, प्रशासन में शामिल हो जाए आम जनता बुनियादी स्तर पर। जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने एक प्रतिनिधि को चुनेगी और वो प्रतिनिधि जनता के लिए शासन व्यवस्था के कुछ रूल बनाएगा, उसके हिसाब से शासन व्यवस्था चलाएगा। तो इसमें पंचायती राज में अंतर आ जाता है लोकतंत्र को लेकर। तो इसको आज यहीं रोकते हैं क्लास को, कल पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।